दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड करंट अफेयर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी। तो रेशमा प्रसाद पहली ट्रांसजेंडर थी जो किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो इन्हें किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? इन्हें पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। इन्हें बिहार के राज्यपाल कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मनोनीत किया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी द्वारा शपथ ली गई है। इन्होंने के चंद्रशेखर के स्थान पर पद को ग्रहण किया है। रेवंत रेड्डी किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और यहाँ पर तेलंगाना को उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लू भट्टी विक्रमार्क को तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई है। और इसके अनुसार बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, जो हम देखते हैं कि 2021 से घटकर 2022 में अपराध की दर कितनी हो गई है? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में? तो कोलकाता में सबसे कम अपराध। महानगरों में दूसरा और तीसरा पुणे और हैदराबाद। 21 की तुलना में 22 में आर्थिक अपराध की कितनी वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। साइबर अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि? साइबर अपराध में टोटल 24% की वृद्धि। मानव तस्करी के मामले में 2.8% की वृद्धि। अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अपराध में 13% की वृद्धि। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 4% की वृद्धि। सर्वाधिक मामले महिलाओं से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में। दंगों के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और राजस्थान है। फिर किस शहर में किशोरों से रिलेटेड मामले? किस शहर में किशोरों के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले? तो दिल्ली में। दूसरे और तीसरे स्थान पर इसमें है चेन्नई और अहमदाबाद। दंगों में सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में है और बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। किस राज्य में चार्जशीट फाइल करने की दर सर्वाधिक रही है? तो केरल में चार्जशीट फाइल करने की दर सर्वाधिक रही है। किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन का नाम क्या है? ग्राम मानचित्र। अब मानचित्र से आप इसको भूगोल से रिलेटेड करके समझ सकते हैं, पर इसका जो मंत्रालय है वो है पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में और सहयोगी राज्य है असम। फिर से सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है और इसका सहयोगी राज्य था असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो राजकोट किला महाराष्ट्र में। राजकोट किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और यहीं पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? सिंधुदुर्ग में। किस देश की राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत की आधिकारिक यात्रा पे थी? तो केन्या की, और इसकी राजधानी है नैरोबी। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें हैं 200। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें 200 हैं, जिसमें से 199 पर सीटों पर मतदान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती, कांग्रेस ने 69 सीटें जीती। मिजोरम में किसने जीता? तो JPM मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ने जीती। टोटल 27 सीटें जीती इनने। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? तो भारतीय मिजो नेशनल फ्रंट थी। कौन थी? मिजो नेशनल फ्रंट। अगर मिजोरम की टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 सीटें थी। तेलंगाना में कौन जीता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती तेलंगाना में 64 सीट के साथ तेलंगाना में जीती और 39 सीटें भारत राष्ट्र समिति को प्राप्त हुई। कुल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें थी 119 सीटें थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश में जीती थी हमारी बीजेपी। कुल कितनी सीटें? 163 सीटें और कांग्रेस को मिली थी 66 सीटें। आगे है मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 सीटें हैं टोटल।
और बहुमत भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने। कितनी सीटों के साथ? 54 सीटों के साथ। और भारतीय कांग्रेस को कितनी मिली? 35 सीटें। टोटल सीट 90 थी। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया। किस नाम से? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। किस योजना के तहत? तो भीष्म परियोजना। भीष्म परियोजना क्या थी? दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण इसके अंतर्गत किया गया, जिसका नाम था आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इस अस्पताल में एक साथ कम से कम कितने रोगियों की उपचार किया जा सकता है? तो 200। भारत सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत भारत सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रण दिया है। इसके तहत टोटल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में। किसने किया? अश्विन वैष्णव, रेल, संचार और इलेक्ट्रिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। किसको प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसका उपक्रम है? सार्वजनिक क्षेत्र का। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड में। नागालैंड का 61वां राज्य दिवस 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राकृतिक खेती पर पहल हेतु किस राज्य ने द आर्ट ऑफ लिविंग से समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने। प्राकृतिक खेती पर पहल करने हेतु द आर्ट ऑफ लिविंग से समझौता करने वाला राज्य महाराष्ट्र। शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू जी द्वारा। अगला है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह रिपोर्ट विकसित की गई है IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा यह रिपोर्ट विकसित की गई है। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना। कहाँ से लॉन्च, किसके लिए की है ये? तो ये की है जोशीमठ उत्तराखंड के लिए। R&R योजना कुल परिव्यय कितना है? तो 1658 करोड़ रुपए इसका कुल परिव्यय है। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा? तो जगदीप धनखड़, वर्तमान उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इस महोत्सव का केंद्रीय विषय था स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। 9वां इंडिया फूड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। 9वां फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। सह आयोजक कौन था? बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। और इसका भागीदार देश अगर देखें तो वियतनाम। जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए। परिव्यय देखने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ देते हैं हम अभी। यह मार्गदर्शिका लिंग समावेशी संचार शीर्षक वाली मार्गदर्शिका कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। किसके द्वारा तैयार की गई? तो लब्सना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा इसे जारी किया गया। UN वुमेन एंड बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो एरिक गासेटी,
भारत में जो अमेरिकी राजदूत है एरिक गारसेटी और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1939-45 के बीच लड़ा गया। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली जात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक ओडिशा में आयोजित किया गया। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? तो 287 किलोमीटर होगी। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव नागा हेरिटेज विलेज किसामा पर किया जाएगा। 2023 के महोत्सव के लिए भागीदार देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया। 3 देशों ने इसमें भागीदार देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया। महोत्सव में भागीदार राज्य कौन है? तो असम। सुन लीजिए, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। इसके भागीदार देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया। अगर सहयोगी राज्य पूछते हैं तो असम। हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण था? ये 24वां संस्करण था। केंद्र सरकार द्वारा मैतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया गया? तो न्यायाधीश संजय कुमार मेधी। मैतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर विचार करने के लिए न्यायाधीश संजय कुमार मेधी का न्यायाधिकरण का गठन किया गया। 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पुरी, ओडिशा में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ओडिशा पर्यटन और अनुसंधान केंद्र द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। अब कितने करोड़ रुपए व्यय किए हैं ये सब देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस योजना के द्वारा कितनी महिलाओं को ड्रोन प्रदान करना है? तो 15,000 महिलाओं को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSCS योजना कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2026, 31 मार्च 2026 तक। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? 2019 में। किसकी प्रायोजित योजना है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी किसकी प्रायोजित योजना है? यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूनाइटेड नेशन के साथ केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। यूएनएलएफ का गठन कब हुआ था? तो यूएनएफएलएफ का गठन हुआ था 1964 में। यह विद्रोही समूह मणिपुर के किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो मैतेई समूह से। कौन से समूह से? मैतेई समूह से। हार्ट कुक्ड मील योजना किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। शुभारंभ कहाँ से किया गया? अयोध्या से। इस योजना का शुभारंभ मिड डे मील की तर्ज पर। तो पूछा जा सकता है कि मिड डे मील की तर्ज पर हार्ट कुक्ड मील योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। मिड डे मील योजना कब आई थी? तो वर्ष 1995 में आई थी। ASW शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के प्रथम 3 जहाज कहाँ लॉन्च किए गए? तो कोच्चि, केरल में। तीनों जहाज़ों के नाम माहे, मालवन, मंगरोल। तीनों में से है माहे, मालवन, मंगरोल। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवधर, झारखंड में किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। शहरों के डाटा सहजता से उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो एम्प्लीफाई 2.0। अब पूछा जा सकता है कि एम्प्लीफाई 2.0 क्या पूछा जा सकता है? एम्प्लीफाई 2.0 किससे संबंधित है? तो एम्प्लीफाई 2.0 शहरों के डाटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल है, एम्प्लीफाई 2.0। इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लीफाई का पूर्ण रूप है असेसमेंट एंड
मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। किस मंत्रालय ने एम्प्लीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कितने शहरों का डाटा? तो 150 शहरों का। किस राज्य ने अमा बैंक योजना, कौन सी योजना? अमा बैंक योजना प्रारंभ की है? तो ओडिशा द्वारा अमा बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य की बैंक रहित सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। अमा बैंक योजना ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय अपशिष्ट से धन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। अगला है, यह सम्मेलन किसकी साझेदारी में आयोजित हुआ? तो यह सम्मेलन GIZ सर्कुलर वेस्ट सॉल्यूशन यूनिडो द्वारा आयोजित किया गया। गोवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। क्या है इसका फुल फॉर्म? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। कब शुरू की गई योजना? ये योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। बजट 2023 में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करने का प्रायोजन। कितने? 500। कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट? 500। हाल ही में खबरों में रहा कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। यूनेस्को की सूची में यह 2010 में शामिल किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को विजय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सिलक्यारा सुरंग में फंसे कितने श्रमिकों को सकुशल निकाला गया? तो सिलक्यारा सुरंग कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। इसमें कितने श्रमिकों को निकाला गया? 41 श्रमिकों को। यह कब फंसे थे? 12 नवंबर 2023 से फंसे थे। टोटल 17 दिन तक ये उसमें फंसे हुए थे। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई। अन्य नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? तो काशी तमिल संगम का दूसरा चरण 17 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजन किया गया। इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। पहला चरण भी यहीं पर किया गया था। पहला चरण नवंबर से दिसंबर 2022 में किया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रणनीतिक साझेदारी के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। किसके साथ इसने साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ इसने साझेदारी की है। NIDM राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1995 में किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन। भारत में सबसे बड़ी कोकिंग कोल वॉशरी कौन सी है? किसका वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है? तो कोकिंग कोल वॉशरी 5.0 MTPA मधुबैंड वॉशरी। सबसे बड़ी कोकिंग कोल वॉशरी MTPA मधुबैंड वॉशरी है। अगला है, किस मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पदक दिया गया है? तो आयुष मंत्रालय को। किस मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है? आयुष मंत्रालय को। फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इस स्टेशन पर किन वाहनों में? तो स्वचालित नावों में CNG भरी जाएंगी। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। किस जिले में? सहारनपुर में। सेंटर की आधारशिला कब रखी जाएगी? 5 दिसंबर 2023 को। स्कूल के बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। स्कूल के बच्चों के लिए मिशन दक्ष किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस लड़ाकू विमान से? तेजस नामक लड़ाकू विमान से इन्होंने उड़ान भरी। कहाँ से? बेंगलुरु कर्नाटक से। विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान से।
किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया जाएगा? विजयवाड़ा। यह प्रमाणन किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो संचार मंत्री देव सिंह चौहान। हेम फेस्ट इंडिया कार्यक्रम, हेम फेस्ट इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर से संबंधित है। इसका तात्पर्य है गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग, गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग। हेम फर्स्ट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हेम फर्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोईता बंदना समारोह कहाँ भाग लिया गया? उड़ीसा पारादीप में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ राष्ट्रीय परिदृश्य अब समाप्त है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जानकारी के लिए धन्यवाद।